तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले लाल किले से पीएम मोदी का सिंदूरी संदेश। किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है, कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। वो चीजें जिसमें भारत की मिट्टी की महक हो और जो भारत के आत्मनिर्भर के संकल्प को ताकत देता हो, हम उसी को खरीदेंगे, उसी का उपयोग करेंगे। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए। तो सत्ता की शुरुआत आज दुनिया की दो बड़ी घटनाओं से करते हैं। पहली घटना दिल्ली की है, जहां 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले से झंडा फहराया। यहां से उन्होंने ट्रंप और उनके नए मैनेजर जनरल मुनीर की दुखती नस दबा दी है। पीएम मोदी के इस 103 मिनट के भाषण को भारत में तो सुना ही गया है, लेकिन पाकिस्तान ने भी इसे छुप छुप कर जरूर सुना होगा। इस भाषण से पाकिस्तान में डर का सेंसेक्स बढ़ने की आशंका है। दूसरी घटना दिल्ली से करीब 10,000 किलोमीटर दूर अलास्का में होने वाली है। यहां रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन एक बैठक करेंगे। इस बैठक से तय होगा कि क्रेडिट जीवी ट्रंप नोबेल पुरस्कार हासिल करने के लिए अपना अगला नॉमिनेशन करवा पाते हैं या नहीं। इन दोनों के अलावा लाल किले से पीएम मोदी के दिवाली गिफ्ट की भी काफी चर्चा है। यह गिफ्ट देश के लोगों को काफी पसंद आने वाला है। इस पर भी एक डिटेल कुंजी है। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की करेंगे, जो पहले भारत से पिटता है, फिर ऐसी हरकतें करता है कि दुनिया भर में मजाक का पात्र बन जाता है। आज भी पाकिस्तान की बेवकूफी का एक वीडियो दिखाएंगे, लेकिन पहले बात लाल किले से दिए गए 103 मिनट के भाषण की। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने 103 मिनट का भाषण दिया। यह अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया गया सबसे लंबा भाषण है। पीएम मोदी के भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से हुई। फिर प्रधानमंत्री पाकिस्तानी आतंकवाद, सिंधु जल समझौते, आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी वाला गिफ्ट और आरएसएस पर भी खूब बोले। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर 13 मिनट का वक्त दिया। पीएम मोदी के भाषण में एक संकेत बेहद साफ था कि भारत न पाकिस्तानी आतंकवाद सहेगा और न ही परमाणु ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त करेगा। एक बार सुनिए लाल किले से कैसे पीएम मोदी ने पाकिस्तानी आतंकवाद के डेथ वारंट का ऐलान कर दिया। हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं माने। वो मानवता के समान दुश्मन है, इनके बीच कोई फर्क नहीं। अब भारत ने तय कर लिया है
इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहे। और हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। तो पीएम मोदी ने आज जो लाल किले से बताया, दुनिया वो देख चुकी है। 7 मई से 10 मई तक उसका टेलीकास्ट हो रहा था। पाकिस्तान के एयरबेस कैसे धुआं धुआं हो रहे थे, इस सब के वीडियो सबूत मौजूद हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान नेताओं को गलतफहमी में जीने और अपनी जनता को बेवकूफ बनाने में मजा आता है। इस आदत से परेशान पाकिस्तान ने कल एक और बेवकूफी की। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत में आदमपुर एयरबेस में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को नष्ट किया था। हालांकि कुछ दिन बाद पीएम मोदी आदमपुर गए थे और उन्होंने वहां से भाषण दिया था, जिसके ठीक पीछे S-400 पूरी तरह से सुरक्षित तैनात था। इससे पाकिस्तान का दावा झूठा साबित हुआ था। दुनिया भर में उसका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन पाकिस्तान गलतियों से कहां सीखने वाला है? कल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कथित तौर पर S-400 को नष्ट करने वाले पायलट मोहम्मद मलिक रिजवान उल हक को सम्मानित किया। यह पूरा ड्रामा इतना मनोरंजक था जैसे ये किसी फिल्म का सीन हो। शहबाज से सम्मान मिलने के बाद जब पायलट ने सामने की तरफ नहीं देखा तो उन्होंने जबरदस्ती उसे पब्लिक की तरफ घुमा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पायलट को जबरदस्ती कार्यक्रम में भेज दिया गया हो। वैसे इस मनोरंजक ड्रामे से आगे देखें तो पीएम मोदी को यह पता है कि पाकिस्तान परमाणु ब्लैकमेलर है और भविष्य में वो आतंकवादी हमले कर सकता है। इसलिए पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2035 तक पूरे देश को कवच से सुरक्षित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अब भारत रुकेगा नहीं, आत्मनिर्भर बनेगा और जेट इंजन बनाएगा। दो 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं है? और पाकिस्तान और उसके आतंक चरित्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बातों में बहुत आक्रामकता थी, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को उन्होंने एक शुभ समाचार भी दिया है और ये आपकी जेब से जुड़ा है। यह खबर उस जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से जुड़ी है जो राजनीति के गलियारों में सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है। कोई इसे गब्बर सी टैक्स कहता है तो कोई मीम्स बनाता है, लेकिन इसी जीएसटी की वजह से इस बार
आपकी दीपावली बहुत धमाकेदार और शुभ हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार ने आपको जीएसटी से राहत देने वाली बड़ी तैयारी कर दी है और आज इसका ट्रेलर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने 103 मिनट के रिकॉर्ड भाषण में देश को जो शुभ संकेत दिए, उसमें एक जीएसटी भी है, जिसका बोझ आने वाले समय में आपकी जेब पर कम होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि जिस जीएसटी को 8 साल हो चुके, उसे लेकर सरकार नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स ला रही है। इससे क्या क्या बदलेगा, यह हम आपको आज बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीएम मोदी ने आज जीएसटी पर क्या कहा। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। तो अब हम अपने न्यूज मित्रों के लिए जीएसटी वाली वो कुंजी खोलते हैं जिसमें आपके लिए राहत वाले संकेत हैं। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से क्या होगा और ये कैसे आपकी दिवाली को शुभ बनाने वाला है। सबसे पहला फायदा इससे यह होगा कि सामानों और सेवाओं पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा। दूसरा बड़ा लाभ जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है, वो है रोजमर्रा और जरूरत की कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। इससे सबसे ज्यादा जिस वर्ग को राहत मिलेगी उसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। इसके अलावा जीएसटी रिफॉर्म से छोटे छोटे उद्योगों और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा और ये सब चीजें मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्टर देने का काम करेंगी। आज प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय की ओर से जीएसटी रिफॉर्म के लिए एक जरूरी जानकारी दी गई, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि जीएसटी रिफॉर्म आपके जीवन पर क्या असर डालने वाला है। वित्त मंत्रालय के अनुसार उसकी ओर से जीएसटी काउंसिल को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें कई जरूरी सुझाव दिए गए। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी को लेकर पेश किए गए प्रस्ताव की समीक्षा मंत्रियों के एक समूह द्वारा की जा रही है और इसके सुधारों को चालू वित्त वर्ष में दिवाली के समय तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इस प्रस्ताव का ब्लूप्रिंट क्या है, जीएसटी सुधार कैसे होंगे, इसे लेकर सरकार का प्लान कुछ इस प्रकार है। पहला होगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जिसके तहत इनपुट और आउटपुट टैक्स रेट्स के बीच के अंतर को खत्म करना है, यानी कच्चे माल पर टैक्स और तैयार माल पर टैक्स में संतुलन लाना है। इसका फायदा होगा कि देश में बने सामान को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा मकसद है टैक्स रेट को सरल बनाना, यानी जरूरत की वस्तुओं से टैक्स को कम करना। इसका लाभ यह मिलेगा कि सामानों की खपत बढ़ेगी, जबकि सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार ने टैक्स स्लैब को कम करने की बात कही है। मौजूदा टैक्स स्लैब को 2 तक सीमित करने का प्रस्ताव है। इससे सिस्टम और आसान होगा। जबकि तीसरा उद्देश्य है जीवन को आसान बनाना। इसके तहत कोशिश है कि छोटे व्यवसायों के लिए आसान तकनीक आधारित और टाइम बाउंड रजिस्ट्रेशन हो। इसके अलावा पहले से भरे हुए जीएसटी रिटर्न पर जल्दी रिफंड जारी हो। अब जीएसटी रिफॉर्म को लेकर सूत्रों के अनुसार जो बड़ी खबर आई है, उससे आपको पता चलेगा कि जीएसटी का कौन सा स्लैब खत्म करने की तैयारी है और कैसे आपको टैक्स से राहत मिलेगी। अभी देश में जो जीएसटी स्लैब है, उसमें 5% से 28% की कैटेगरी शामिल है। अनाज, तेल, चीनी, स्नैक्स के अलावा सोना, चांदी और दूसरे सामानों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्हीं टैक्स स्लैब में रखा गया है। लेकिन खबर है कि अब सरकार इसे सिर्फ 2 करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 12 और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है और सिर्फ 5 और 28% के स्लैब रह जाएंगे। फिलहाल 28% की श्रेणी में लगने आने वाली लगभग 90% वस्तुएं संशोधित जीएसटी व्यवस्था में 18% की श्रेणी में आ जाएंगी। जबकि एक जरूरी खबर यह है कि सूत्रों के अनुसार विलासिता, लग्जरी और नुकसानदेह वस्तुओं पर
40% विशेष दर लागू होगा। इसको सिन टैक्स भी कहते हैं। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। खासकर उन्होंने जो जीएसटी रिफॉर्म की बात की है। व्यापारी वर्ग पिछले 8 सालों से जीएसटी से बुरी तरह से जूझ रहा है। बहुत सारी चीजें एक आम आदमी के काम में आने वाली, जैसे 2 व्हीलर है, ऑटो पार्ट्स है, ट्रैक्टर पार्ट्स है, कार पार्ट्स है, ऐसी बहुत सारी वस्तुओं पे 28% जीएसटी आज भी लगता है। इसके अलावा अगर आप मिठाई लेने जाते हैं, फूड आइटम्स हैं, एक ही डब्बे में अगर मिठाई है उसके अंदर काजू है, बादाम है, कुरकुरे है, नमकीन है, गिफ्ट पैक है, तो उसके अंदर में अलग अलग जीएसटियां लग रही हैं। तो इतनी सारी जीएसटी की विसंगतियां हैं, तो व्यापारी और सीटीआई इसका स्वागत करते हैं। तो आज हमने आपको जीएसटी वाली जो कुंजी दिखाई है, वो हर साल सरकारी खजाने को भरने का नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी इसे 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 1 जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक जीएसटी का कलेक्शन 7,40,000 करोड़ था। यह आंकड़ा वर्ष 2020-21 में 11,37,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और यह नंबर 22,08,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। मतलब बीते 5 वर्षों में टैक्स कलेक्शन लगभग 2 गुना हो गया। लेकिन अब यह सिस्टम बदलने वाला है और यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उस हिस्से पर आते हैं जिसमें राजनीति की मात्रा काफी ज्यादा है। पीएम मोदी ने लाल किले से अपने 12वें संबोधन में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया। ये पहली बार है कि किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से आरएसएस का जिक्र किया। पीएम मोदी ने आज के खास मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया और कहा कि वो गर्व के साथ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 100 वर्ष पहले एक संगठन आरएसएस का जन्म हुआ। संघ की 100 वर्ष की राष्ट्र सेवा गौरवपूर्ण है। संघ व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को पूरा कर रहा है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन संघ की पहचान है। एक बार पहले पीएम मोदी के भाषण का वो हिस्सा सुनिए, फिर आपको ये बताएंगे कि इस मुद्दे पर चले राजनीतिक बाढ़ से कितने निशाने लगाए गए। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। और लाल किले की प्राचीर से संघ का सम्मान कांग्रेस को चुभ गया। कांग्रेस ने इसे नया टर्न दिया और जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र मोहन भागवत को खुश करने के लिए किया, क्योंकि मोदी अब पूरी तरह उनके भरोसे हैं। सितंबर के बाद जब वो 75 साल के हो जाएंगे तो पद पर बने रहें, इसके लिए मोहन भागवत की मदद पर निर्भर है। हालांकि कांग्रेस के अलावा दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी पीएम मोदी का इस तरह से संघ का नाम लेना पसंद नहीं आया। उन्होंने इसकी आलोचना की। लेकिन बीजेपी कह रही है कि संघ एक राष्ट्रवादी सोच है और पीएम मोदी ने सही किया। प्रधानमंत्री को तो जो कहना है वो कहेंगे और आज उनका अधिकार है कि आज वो लाल किले से इन बातों को कहते हैं, लेकिन वहाँ कहनी चाहिए जहाँ दूसरा जवाब देने के लिए है। हमारे मन में हमारे विचारों से विपरीत आरएसएस की गतिविधियाँ इस देश में चलती रही हैं। उस पर जो इतिहास रहा है, उस पर जो हमारी कार्रवाई रही है, उस पर जो हमारी
हमारे विचार हैं वो किसी और समय पर आप लोगों से विस्तार से बात करें। जब देश पर जब भी आपदा आया है, चाहे 71 में पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ाई हो, चाहे 62 में चाइना से हो, आरएसएस लोगों के बीच खड़ा रहा, लोगों के लिए खड़ा रहा। और सत्ता में अब वक्त हो चला है सत्ता की वर्कशॉप का, जहां एक कथावाचक की वैचारिक मरम्मत की जाएगी। जिनके विवादों की कथा अनंत है, उनके अपशब्दों की लंबी लिस्ट है। बिना वक्त गवाए आपको सत्ता की वर्कशॉप के आज के मेहमान से परिचय करवा देते हैं। नाम है अनिरुद्धाचार्य महाराज। प्रसिद्ध कथावाचक हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनकी प्रसिद्धि की वजह इनकी कथा नहीं बल्कि इनके अल्प ज्ञान वाले प्रवचन है, जिस पर विवाद हो रहा है, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, यहां तक कि विरोध प्रदर्शन तक हो चुके हैं। इसलिए आज इनके विचारों की मरम्मत जरूरी है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों से एक सवाल है, जब भी आप किसी कथावाचक का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कैसे शब्द आते हैं? निश्चित रूप से सत्य वचन, समाज को सुधारने वाले प्रवचन वाले शब्द आते होंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अनिरुद्धाचार्य महाराज विवादों के महाराज हो चुके हैं। इन्हें कथावाचक से ज्यादा अब कुतर्कवाचक कहा जा रहा है, क्योंकि इनकी बातें, इनके तर्क, इनके ज्ञान, इनके प्रवचन सुनकर आपको हंसी आएगी। हो सकता है कि आप इस सोच में पड़ जाएं कि इन्हें कथावाचक कहा जाए या नहीं। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर अनिरुद्धाचार्य का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि भारत को 15 अगस्त को आजादी क्यों मिली। आज अनिरुद्धाचार्य महाराज की वैचारिक मरम्मत की मुख्य वजह है भारत को मिली आजादी पर दिए गए इनके अजीब ज्ञान, जिसका ना कोई आधार है, ना कोई प्रमाण है, ना कोई उल्लेख है। यह सिर्फ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज की जुबान से निकले आधारहीन शब्द हैं। सिर्फ 4 पॉइंट में समझिए उन्होंने आजादी पर ऐसा क्या कह दिया कि वैचारिक मरम्मत की जरूरत हो गई। अनिरुद्धाचार्य की एक विचित्र कथा वायरल हो रही है, जिसमें वो 15 अगस्त को भारत को मिली आजादी पर चिड़िया के अंडे वाली कहानी कह रहे हैं। अलग अलग मंच से धार्मिक और सामाजिक ज्ञान देने वाले कथावाचक ये कुतर्क दे रहे हैं कि अगस्त ऋषि के डर से अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था। इनका रिकॉर्ड विवादों से भरा है। मुंह मारने वाले अमर्यादित ज्ञान से महिलाओं को चरित्र का सर्टिफिकेट देते हैं। इससे गंभीर और नोट करने वाली बात, इनके अज्ञानता वाले प्रवचन की रेंज लगातार बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य के लाखों फॉलोअर्स हैं। बड़ी संख्या में लोग इनके प्रवचन को ध्यान से सुनते हैं, इनका अनुसरण करते हैं, इन्हें अपना आदर्श मानते हैं और महाराज हैं जो आधारहीन, तर्कहीन बातों से इन लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए इनकी वैचारिक मरम्मत के लिए सत्ता की वर्कशॉप में टूल किट मौजूद है, जिसमें हथौड़ा, पिलास, पेचकस और ग्रीस है। पहला टूल है हथौड़ा, जो सीधा प्रहार करेगा अनिरुद्धाचार्य की कुतर्क कथा पर। इतना सटीक प्रहार कि अगली बार प्रवचन से पहले इनकी स्क्रिप्ट अपने आप एडिट हो जाएगी। अब आ रहा है पिलास। अज्ञान के तार खींचने के लिए ये वही तार हैं जो इनकी अज्ञानता को बिजली की तरह फैला देते हैं। इस सर्विस के बाद करंट की दिशा बदल जाएगी और आम लोगों की सोच समझ का शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। पेचकस से कसेंगे वो ढीले पेच जिनसे बेतुके बयान लीक करते हैं। महाराज को टाइट करने की सख्त जरूरत है। और अंत में डालेंगे ग्रीस, ताकि धर्म और इतिहास के अधूरे ज्ञान की सर्विसिंग तसल्ली बख्श तरीके से हो जाए। यह मरम्मत हमने इस उम्मीद से की है कि अगली बार प्रवचन में ऐसी फर्जी बातों का तड़का डालने से पहले अनिरुद्धाचार्य 100 बार सोचेंगे। आप सुनिए, अनिरुद्धाचार्य ने भारत को अगस्त में मिली आजादी पर अगस्त ऋषि वाला कौन सा तर्क दिया, जिसका जिक्र आपको किसी भी ग्रंथ में और किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। आप अपनी गाड़ी को वर्कशॉप में कब ले जाते हैं? जब वो ज्यादा आवाज करने लगती है, जब उसकी सर्विसिंग की जरूरत होती है। कुछ इसी तरह सत्ता की वर्कशॉप हम तभी लाते हैं जब किसी व्यक्ति की सर्विसिंग की जरूरत होती है। आज अनिरुद्धाचार्य की मरम्मत हो रही है, जो अक्सर अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, जो अपना संयम खो देते हैं, जिनके वचन और प्रवचन का आधार सिर्फ और सिर्फ कुतर्क होता है, कुंठित मानसिकता होती है। वैसे तो ये खुद को बड़ा धार्मिक ज्ञानी बताते हैं, लेकिन जब भी इनकी जुबान खुलती है तो महिलाओं के कपड़ों, लड़कियों की जीवन शैली, लड़कियों के चरित्र को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं। इसलिए तसल्ली बख्श सर्विसिंग से इनके ज्ञान चक्षु को लाइन पर लाने की जरूरत है। कैसे ये महिला विरोधी बयानों को लेकर अब विवादों के महाराज बन चुके हैं, समझिए। एक बात यहां पर स्पष्ट करनी जरूरी है कि हम सभी कथावाचकों की बात नहीं कर रहे हैं।
प्रवचन देने वाले सभी धर्म गुरुओं के विचारों की मरम्मत की जरूरत नहीं होती। आज भी देश में कई ऐसे कथावाचक हैं जो अपने विचारों से प्रभावित करते हैं, लेकिन इसी भीड़ में अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग भी हैं जो अपनी अज्ञानता और अल्प ज्ञान से लोगों को भ्रमित करते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कि कथावाचक को कैसा होना चाहिए और अनिरुद्धाचार्य कैसे हैं, ताकि आप साफ साफ ये समझ सकें कि सत्ता की वर्कशॉप में अनिरुद्धाचार्य की वैचारिक मरम्मत क्यों हो रही है। कथावाचक ज्ञान की बातें करते हैं, जबकि पिछले कुछ महीनों में अनिरुद्धाचार्य लगातार अज्ञानता का प्रवचन दे रहे हैं। कथावाचक संयमित और शालीन होते हैं, यही उनकी पहचान है, जबकि अनिरुद्धाचार्य की जुबान पर संयम शब्द है ही नहीं। ये मर्यादित भाषा की लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं। कथावाचक को लेकर यह कहा जाता है कि वो धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन करते होंगे, जबकि अनिरुद्धाचार्य हैं जो इतिहास की गलत जानकारी देते हैं, बेतुके तर्क देते हैं, जिसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है। कथावाचक विवादों से उचित दूरी बनाकर रखते हैं, जबकि अनिरुद्धाचार्य तो विवादों के महाराज बन चुके हैं। अनिरुद्धाचार्य का अपशब्दों वाला अवतार अब हर किसी को हैरान कर रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, TV9 भारतवर्ष के शो में अनिरुद्धाचार्य से कई तीखे सवाल पूछे गए थे। आप सिर्फ 120 सेकंड में देखिए उनकी क्या प्रतिक्रिया रही जब तीखे सवालों से उनका सामना हुआ था। पहली बात तो कुछ लड़कियों को बोला गया, जो लड़कियां सामने आ भी गई टेस्ट ड्राइव वाली बहनें कि टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए, उनके लिए ही था और उनको बात पहुंच गई। दूसरा, हम भारत में रहते हैं, अमेरिका, लंदन, जापान में नहीं रहते। आपने ऐसी भाषा गलत का थी। इस्तेमाल किया, ये मुंह मारना, खेली खाई, आपको लगता है ये भाषा सही है? चलो हमारी भाषा गलत थी तो पूज्य प्रेमानंद जी आप की मान रहे हैं भाषा आपकी तो भाषा सही गलत थी? पूज्य प्रेमानंद जी की भाषा तो नहीं, मैं सही प्रेमानंद थी। जी की बात नहीं करने आया हूं। मैं सुनिए, प्रेमानंद जी से जब पूज्य बात करूंगा तो प्रेमानंद उनसे जी बात की करूंगा। भाषा सही आपकी थी, बात पर उनका विरोध क्यों हुआ? ये बताइए। समलैंगिकता का, मेरा प्रश्न सुनिए, आप कानून जानती हैं ना? जी सर। तो बताइए, समलैंगिकता का कानून बना इस देश में, तो बताइए 140 करोड़ की आबादी में समलैंगिकता का पक्ष लेने वाले कितने लोग हैं? आप वोट करा लीजिए पूरी दुनिया में। देखो, शब्द, कौन सा शब्द बुरा है? मुंह मारना। अरे गांव की भाषा में जैसे आदमी मूर्ख के आगे बैठ जाता है ना, और 4 घंटे आप किसी को समझाओ, भैया समझ जा, तो लोग कहते हैं यार इसके सामने क्या मुंह मार रहा है, ये तो समझेगा ही नहीं। अब जैसे टेस्ट ड्राइव वाली बहन निकल के आई, उसके आगे हम कितना भी मुंह मार लें वो समझेगी नहीं। माँ बाप डांटे बच्चों को तो इनको आपत्ति है, पर आजकल कुछ लड़की कुछ लड़के अर्धनग्न घूमे, उससे आपको आपत्ति नहीं है ना? अर्धनग्न घूमे आपकी बेटी, आपको आपत्ति नहीं है ना? अर्धनग्न की परिभाषा है, जो ब्लू है पानी पानी गीत में देख लीजिए, अधिकांश वो महिलाएं जो है वो सब अर्धनग्न हमारी भाषा में। तो अनिरुद्धाचार्य पहले विवादित बयान देते हैं और उसके बाद सफाई देते हैं, उसके बाद फिर एक नई अमर्यादित टिप्पणी की वजह से चर्चा में आ जाते हैं। इनके अनुयायियों में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग होते हैं, इसलिए इनके प्रवचन का प्रभाव समाज पर पड़ता है और यही वजह है कि इनकी मरम्मत की गई, जिसके 3 प्रमुख मैसेज हैं। पहला मैसेज यह है कि अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक की प्रसिद्धि अच्छी सोच, सामाजिक ज्ञान की गारंटी नहीं है। दूसरा मैसेज यह है कि अनिरुद्धाचार्य जैसे कथावाचक के कुतर्कों से आम लोग भ्रमित हो सकते हैं। तीसरा मैसेज आज स्वतंत्रता दिवस पर आजादी वाला है, देश को फेक प्रवचनों से आजादी चाहिए। इस मैसेज के बाद आपको अनिरुद्धाचार्य के कुछ और ऐसे बयान सुनाते हैं जिसमें ना तो तर्क है ना कोई विज्ञान, बस एक कथावाचक का बेतुका ज्ञान है। फिलहाल यहां पर अब हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।